students, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter solution. तो बच्चों सॉल्यूशन की लास्ट क्लास में हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है ना, इंक्लूडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? तो हम कहेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड वन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एबुलियोस्कोपी। Third one freezing point depression, cryoscopy, and the fourth and last was osmotic pressure. तो ये चारों हमने डिस्कस करी। अब हमने देखा इन सबके फॉर्मूले, है ना, लाइक RLVP का फॉर्मूला क्या था? तो आप कहेंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल W कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। याद नहीं है, लिख लेती हूँ चलो ताकि याद भी रह जाए। तो बच्चों पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। सेकेंड वन वाज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा T। तो इसके दो फॉर्मूले बताए थे बच्चों मैंने। एक तो मैंने कहा था आप याद रखेंगे Kb इंटू मोलालिटी। फर्स्ट वन वाज Kb इंटू मोलालिटी और सेकेंड वन हमने देखा था मोलालिटी का भी पूरा फॉर्मूला लिख दे तो 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल। थर्ड वन था बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि डेल्टा TF। इसका भी फॉर्मूला सेम, बस Kb रिप्लेस कर दो Kf से, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf इंटू मोलालिटी। या फिर बच्चों तो हम कहेंगे डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। एंड फोर्थ एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फॉर्मूला था बच्चों एक तो पाई इक्वल्स टू CRT, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, एक्चुअली सॉल्यूशन कांस्टेंट था पर वैल्यू गैस कांस्टेंट की इक्वल थी, एंड T टेंपरेचर। और सेकेंड फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास WRT अपॉन MU। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो लीटर में है ना, तो वॉल्यूम लीटर में है इसलिए मैंने 1000 नहीं लिखा है। ओके, सो दीज आर द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमने डिस्कस करी थी। अब वापस क्यों लिख रही हूँ? तो अभी मुझे ये सारे फॉर्मूले काम में लेने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये नॉर्मल वैल्यूज है जो आपने पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि ऐसा सॉल्यूट लो जो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस में ना टूटता, किसी तरह के पार्टिकल्स में स्प्लिट ना होता, आयोनाइज नहीं होता है, और डाइमर ट्राइमर ऐसे भी नहीं बनाता। वैसे नहीं मैंने 100 मोल घोले और डाइमर बना ली। डाइमर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, डाइमर हो गई। ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो एसोसिएशन ना होता हो और आयोनाइज नहीं होता है, मतलब डिसोसिएट नहीं होता, तब हम कहेंगे नॉर्मल वैल्यूज। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो एबनॉर्मल वैल्यूज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो यही है, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम कहेंगे भाई दोस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, जो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? तो हम कहेंगे दोस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हमने नंबर ऑफ मोल्स भी लिखा था बच्चों, क्योंकि मोल्स बदलोगे तो पार्टिकल बदल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और यू कैन आल्सो राइट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो जो कितने पार्टिकल घोले हैं उस पर डिपेंड करती है, नॉट देयर कंपोजिशन, है ना। आपने क्या घोला है बच्चों उससे मतलब नहीं है। आप 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व करें या 1 मोल सुक्रोज डिसॉल्व करें या 1 मोल यूरिया डिसॉल्व करें, आंसर विल बी सेम, क्योंकि आपने मोल सेम रखे, पार्टिकल्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रखे। अब ग्लूकोज है चाहे सुक्रोज है चाहे यूरिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मींस नॉट देयर कंपोजिशन, कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती है।
सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यू से आप क्या समझे? नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो हम कहेंगे देखो भाई, हमने जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया है ना, अगर वो सॉल्वेंट में जाके किसी तरह के आयंस में स्प्लिट नहीं होता, मतलब उसका डिसोसिएशन नहीं होता, उसके टुकड़े नहीं होते, ना ही वो डाइमर ट्राइमर ऐसा कुछ बना है, मतलब मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं हो रहे, यानी नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, जितना मोल्स मैंने डिसॉल्व किया वो पानी में जाके उतना ही है, सॉल्वेंट में जाके उतना ही है, तो मैं कहूंगी भाई नॉर्मल वैल्यूज है, थ्योरेटिकल वैल्यूज है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई अबनॉर्मल वैल्यूज है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। क्योंकि हम देखें मैं तो 1 मोल खोला, फॉर एग्जांपल नमक ले लेते NaCl, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है NaCl मैंने तो 1 मोल डिसॉल्व किया, लेकिन बच्चों सॉल्वेंट में जाके Na+ और Cl- वो 2 मोल हो गया। तो हम कहेंगे थ्योरेटिकल, हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हो तो 1 मोल से आ रहा है, और ऑब्जर्वेशन आपकी 2 मोल से आ रही, तो वैल्यूज चेंज होगी। तो बदली क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होगा तब भी चेंज हो जाएंगी। तो हम कहेंगे अब अगर वैल्यू बदल गई मतलब दे आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, दे आर प्रैक्टिकल वैल्यूज, दे आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या एबनॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई अगर सॉल्यूट का, इफ सॉल्यूट डजंट गेट एसोसिएशन या डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, सॉल्यूट का बच्चों कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है, जैसा आपने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में जाके एज इट इज है। ठीक है, तो सॉल्यूट डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देन obtained values of colligative properties, obtained values of colligative properties are normal values। नॉर्मल बोलेंगे बच्चों, या आप बोल सकते हैं थियोरेटिकल वैल्यूज। तो नॉर्मल और थियोरेटिकल वैल्यूज। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल या थियोरेटिकल टर्म कब आएगा? तो हम कहेंगे नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, डजंट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ना तो उसके टुकड़े होते हैं ना वो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर डाइमर ट्राइमर ऐसी कोई चीज बना है। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अगर वो स्प्लिट हो गया या फिर उसमें डाइमर ट्राइमर की सिचुएशन आ गई, तो बच्चों हम कहेंगे अब अगर आई गई सिचुएशन तो हम नॉर्मल बोल देंगे, है ना। कुछ नहीं हो रहा था तो नॉर्मल, कुछ हो रहा है तो नॉर्मल। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इफ सॉल्यूट अंडरगोज क्या चीजें हैं, क्या चॉइस है? तो मैं कहूंगी या तो डिसोसिएशन हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे इफ सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, या क्या हो जाए? तो हम कहेंगे एसोसिएशन। ओके, तो सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, देन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जो आपके फॉर्मूले हैं बच्चों उनसे वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये हम जो सोच रहे हैं उससे हमारा आंसर जो है वो बदल रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बदल गए। ठीक है, डिसोसिएशन में टुकड़े हो गए, एसोसिएशन में पार्टिकल्स कम हो गए, है ना, जुड़ गए वो। तो हम कहेंगे डिफरेंट वैल्यूज जो है ये हमें मिल रही है। अब इन डिफरेंट वैल्यूज को क्या कहते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे these different values are called, these different values of colligative properties, these different values of colligative properties are called abnormal। तो या तो आप बोल दो एबनॉर्मल
या फिर आप बोल दो बच्चों ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। भाई हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो या तो कुछ नहीं होगा या कुछ होगा। कुछ नहीं होगा मतलब मैंने 1 मोल घोला है और 1 मोल मिला है, तो ओके नॉर्मल थियोरेटिकल। लेकिन अगर मैंने 1 मोल घोला है और उसके टुकड़े हो गए तो पार्टिकल्स बढ़ गए, या फिर 1 मोल घोला है और डाइमर हो गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो पानी में जाके हाफ मोल हो जाएगा, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। चेंज होने वाली सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे अब नॉर्मल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, अब बच्चों वेंट हॉफ ने क्या किया, उसने इन दोनों वैल्यूज में रिलेशन, वेंट हॉफ आई, वेंट हॉफ फैक्टर निकालेंगे आई, तो वेंट हॉफ established, वेंट हॉफ established relationship between observed colligative properties या observed values of colligative properties and theoretical values of colligative properties। तो बच्चों वेंट हॉफ ने ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, theoretical values of colligative properties। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम डिनोट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब वेंट हॉफ फैक्टर बच्चों हम लिखेंगे आई। अब वेंट हॉफ क्या कह रहा है कि भाई आपके पास 2 वैल्यू है, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दूसरा थियोरेटिकल वैल्यू। तो वेंट हॉफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। कैसे? तो देखो वेंट हॉफ फैक्टर आपको याद रखना है, मतलब वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, तो वेंट हॉफ फैक्टर है आई। फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, तो भाई 2 ही तो वैल्यू, ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू याद रखेंगे O बाय टी, है ना, ऑपरेशन थिएटर होता है ना OT, आई इक्वल्स टू OT। O ऑपरेशन थिएटर, OT क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर, है ना। तो O मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, T मतलब थियोरेटिकल वैल्यू, तो आई इक्वल्स टू, तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP भी लिख सकते हो उसकी जगह शॉर्ट में, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन, तो अपॉन थियोरेटिकल वैल्यूज, theoretical values of colligative properties। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर है OT, O बाय T, O मतलब ऑब्जर्व्ड और T मतलब बच्चों थियोरेटिकल। ठीक है, अब आपको पता ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना लिख के मैं मोल्स लिख दूं, भाई सॉल्यूट के मोल्स कितने, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। क्यों? क्योंकि मैं तो 1 मोल डिसॉल्व कर रही हूँ। अब अगर उसका जाके कुछ हो ही रहा है, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तभी तो चेंजेस आएगा, तभी तो अब नॉर्मल वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो बच्चों सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, सिंस ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन number of moles of solute। ठीक है, तो ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। सो तो हम वेंट ऑफ फैक्टर का नया फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बच्चों सो I इक्वल्स टू
तो आप कहेंगे ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है, मोल्स सॉल्यूट के। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो हम देंगे थियोरेटिकल मोल्स, ठीक है, थियोरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मोल्स तो मास अपॉन मोलर मास होता है ना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मोल का फॉर्मूला क्या है, तो सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होने वाला है। मोल का फॉर्मूला तो आता है ना, मोल इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक। तो बच्चों मास मतलब मैंने कितना बोला, तो अगर मैंने 20 ग्राम बोला है तो 20 ग्राम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस आने नहीं, तो तुम कहोगे मोलर मास भी फिक्स होता है। तो फिक्स तो होता है जो तुम फॉर्मूले से निकालते हो, दैट इज थियोरेटिकल। अब हम अलग अलग मेथड से निकालते हैं मोलर मास फाइंड करने के। मैं पेपर डेंसिटी मेथड से मैंने मोलर मास निकाला, तो मैंने निकाला क्या और आया क्या, तो जो आया प्रैक्टिकली दैट इज ऑब्जर्व, और जो मैंने फॉर्मूले से फाइंड किया दैट इज थियोरेटिकल। तो बच्चों मोल्स और मोलर मास इनवर्स है ना। अगर मैं यहाँ लिखूं ऑब्जर्व्ड मोल की जगह मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और यहाँ वापस लिखो मास अपॉन थियोरेटिकल मोलर मास, तो उल्टा हो गया ना। तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में I इक्वल्स टू OT की जगह P बाय O हो जाएगा, है ना। तो I इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। सारे फॉर्मूले यूज करेंगे बच्चों आगे, तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। भाई हम फॉर्मूले बना रहे हैं, तो वेंटॉफ ने किया क्या, तो वेंटॉफ ने ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल, है ना, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल थियोरेटिकल वैल्यूज में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की। तो वेंटॉफ कहता है कि वे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो पहला फॉर्मूला तो था I इक्वल्स टू O/T, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ Cp कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड मोल, और थियोरेटिकल वैल्यू मतलब थियोरेटिकल मोल। तो हमने लिख दिया भाई, ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। नाउ स्टूडेंट मोल मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो हम कहेंगे I इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, कोई समस्या नहीं आता, फिर उसे फॉर्मूले। अब फाइंड कैसे करेंगे भाई ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल, तो हम कहेंगे थियोरेटिकल का तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, थियोरेटिकल वैल्यू का आपके पास क्या है, फॉर्मूला है इसे। ऑब्जर्व्ड फाइंड करना, तो ऑब्जर्व्ड के लिए क्या करो, थियोरेटिकल वैल्यू को I से मल्टीप्लाई करो। इफ यू वांट टू फाइंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ Cp कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो थियोरेटिकल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर लो, I से, ठीक है। तो हम कहेंगे बढ़िया, चलो एक फॉर्मूला और मिल गया हमें, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला और लिख देती हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो तुम कहोगे अच्छा भाई आपको ऑब्जर्व्ड फाइंड करना है ना, तो आप वेंट हॉफ फैक्टर को थियोरेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो। तो I मल्टीप्लाई विद थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल्स टू I इनटू थियोरेटिकल वैल्यू। क्लियर? अभी कैसे फाइंड करना है, तो देखो हमारे पास 4 फॉर्मूले ऑलरेडी थे। पहला फॉर्मूला हमारे पास था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये तो थियोरेटिकल वैल्यू का फॉर्मूला है। मैं कह रही हूँ नहीं, ऑब्जर्व्ड फाइंड करो, RLVP ऑब्जर्व्ड की वैल्यू क्या है, तो तुमको भी जो आंसर आएगा इसको I वेट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। सेकंड हमारे पास क्या था, तो भाई हमारे पास था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और अगर मैं आपसे कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करना है तो जो भी आंसर है उसको I से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर ये वाला भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑब्जर्व्ड है, तो इस फॉर्मूले को भी आप क्या करो, I से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑब्जर्व्ड फाइंड करना है,
तो अगेन आई से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑब्जर्व फाइंड करना है, तो बच्चों जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं उनको आई से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पाई इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे कहूँ पाई ऑब्जर्व, तो आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी पाई ऑब्जर्व, तो आप इसे आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, अगर आप ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं बच्चों, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, आई, इन सब का स्टेटमेंट हमें मिलेगा कैसे? तो बच्चों 3 केस पॉसिबल है। केस 1, अब पहला केस क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे भाई आपने जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, लाइक मान लो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, उसमें तो कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई डिसोसिएशन नहीं होता, तो हम कहेंगे ठीक है, पहला केस हम मान लेते हैं नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला जो केस है दैट इज नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा। ओके, तो केस 1, तो हम कहेंगे केस 1 मीन्स नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपने जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया, ना तो उसके पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हुए, ना ही उसके पार्टिकल्स में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, आयोनाइज्ड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल क्या हो गए, इक्वल। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, वेंट ऑफ फैक्टर आई कितना होता है बच्चों, तो आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, है ना, सॉल्यूट के ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल। तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया, वो 1 मोल है सॉल्वेंट में जाके, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ आई इक्वल्स टू 1, क्यों, तो हम कहेंगे हियर ऑब्जर्व्ड मोल इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोल। ओके, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स और थियोरेटिकल मोल्स क्या है, इक्वल है, सो दैट आई की वैल्यू हो गई बच्चों 1। अब अगर आई 1 है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेम। तो हम कहेंगे ओके भाई, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज will be equal to theoretical values of colligative properties। ठीक है, theoretical values of colligative properties। तो बच्चों ये तो नॉर्मल केस है ना, जब कुछ हुआ ही नहीं तब तो हम पढ़ ही रहे थे इतनी देर से, नॉर्मल वैल्यूज तो हमने इतने टाइम से पढ़ा ही है। प्रॉब्लम तो अब नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का है, तो हम ले लेते भाई केस 2। सो स्टूडेंट्स केस 2, मान लो हम ले लेते हैं व्हेन सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएशन। ठीक है, सॉलिड जो है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, तो व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। ओके, अब बच्चों सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो जाता है, वो आयंस में टूट जाता है, तो टूट जाने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ते हैं, तो बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो हम कहेंगे इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस और नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल बोल दो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि हम थियोरेटिकल तो 1 मोल डिसॉल्व करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स बढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स क्या होंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हो ऑब्जर्व्ड मोल ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोल, तो हम कहेंगे हाँ ऑब्जर्व्ड ज़्यादा है ना। मान लो 1 डिसॉल्व किया, वो 2 में टूट गया, तो ऑब्जर्व्ड मोल 2 है, 3 में टूटा तो ऑब्जर्व्ड मोल 3 है। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जर्व्ड मोल ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोल मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल होता है आई, तो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा है तो आई विल बी ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे ओके आई ग्रेटर देन 1।
ठीक है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आंसर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो नॉर्मल से ज़्यादा लोअर होगा, नॉर्मल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, ऐसे। तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ CP यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और तीसरा केस ले लेते हैं बच्चों, तो केस 3, मान लो अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाता है, केस 3, व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है बच्चों वो क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ओके। तो केस 3 आ गया आपके पास, व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, ठीक है। तो बच्चों एसोसिएशन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, घटेंगे। मतलब एसोसिएशन यानी लाइक किसी ने डाइमर बना लिया, तो डाइमर बना लिया मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो मान लो तुमने 100 मोल डिजोल्व किए, मान लो मैंने 100 मोल डिजोल्व किए, अब मैं कह रही हूँ कि ये पानी में जाते ही या सॉल्वेंट में जाते ही ये डाइमर बना लेता है। तो बच्चों डाइमर बनाने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2, उसके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते। तो मैंने 100 डिजोल्व किया और दो कंबाइन हो गए, तब तो 50 रह गए, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन तो हम कहेंगे भाई ऑब्जर्व्ड मोल्स कम हो जाएंगे, ओके, ऑब्जर्व्ड मोल्स डिक्रीजेस। अब बच्चों अगर ऑब्जर्व्ड मोल्स ही कम हो गए तो आई होता है ऑब्जर्व्ड अपन थियोरेटिकल, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम हो गई तो हम कहेंगे आई विल बी लेसर देन 1, ठीक है। और हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ CP, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेसर देन थियोरेटिकल वैल्यूज, ठीक है। तो 3 केस है बच्चों जो आपको लर्न करने रहेंगे। फर्स्ट वन, I इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है। I ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो हम कहेंगे डिसोसिएशन। और I लेसर देन 1 कब होगा, तो हम कहेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, I1 नॉर्मल वैल्यू, I ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, और I लेसर देन 1 तो हम कहेंगे एसोसिएशन। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझते। तो बच्चों मान लो फॉर NaCl, ठीक है, तो आपने कहा भाई मैं 1 मोल NaCl को स्टडी करना चाहता हूं। तो देखो NaCl जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो Na+Cl-, तो आप कहेंगे भाई थियोरेटिकल मोल, मैंने तो इसको 1 मोल डिसॉल्व किया है, ठीक है। थियोरेटिकल मोल तो मैंने डाला कितना है, तो मैंने तो 1 मोल डाला है, ओके। अब मान लो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, भाई जितना नमक मैंने डाला उतना आयोनाइज्ड हो गया, यानी मैंने अल्फा 100% रखा है। आगे अल्फा का भी रोल आएगा बच्चों, तो अल्फा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। मान लो ये पूरी तरह से घुल जाता है, तो NaCl हमने 1 डाला, लेकिन Na+1 है और Cl-1 है, टोटल कितना हो गया 2। तो बच्चों ऑब्जर्व्ड मोल, तो आप कहेंगे ऑब्जर्व्ड मोल तो 2 है, ठीक है। तो NaCl के लिए I, तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। तो हम 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन ये तो पानी में जाके 2 मोल हो गया, तो बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 2। आपको पता है ग्रेटर देन 1 होना ही है, ठीक है। केस 2, एग्जाम्पल 1 NaCl, मान लो NaCl ना लेके हम ले लेते हैं AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 ले लिया। अब मान लो AlCl3 पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइज्ड हो गया, तो कैसे आयोनाइज्ड होगा,
तो हम कहेंगे Al+3 और 3 आयंस ऑफ Cl-। अब थियोरेटिकल मोल हम क्या मान के चल रहे हैं, तो भाई हम मान के चल रहे हैं कि इसका 1 मोल हमने डिसॉल्व किया। और ऑब्जर्व देखेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे ऑब्जर्व तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है ना। 1 Al+3 3 Cl- टोटल कितना हो गया 4। तो बच्चों I की वैल्यू इधर हो गई 4। ऑब्जर्व्ड मोल 4, थियोरेटिकल मोल 1, तो I इज 4। क्लियर। तो ये है वेंट ऑफ फैक्टर AlCl3 का। अच्छा, ये सारे केसेस वैलिड कब हैं, तो हम कहेंगे जब अल्फा 100% है। हम मान के चल रहे हैं जितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना। ऐसा नहीं है इसका कुछ पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, नहीं, 100% डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिसोसिएशन, जो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कोई स्टडी मटेरियल करते हैं तो बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया। ओके, तो स्टूडेंट्स थियोरेटिकल मोल हम मान के चल रहे हैं कि ये 1 मोल है। अब कैसे आयोनाइज्ड होगा, तो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज है दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, इसको एज इट इज रखना है। तो बाहर K4 है, मतलब 4 पोटेशियम आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चों FeCN6 -4 है। तो अगर आप टोटल आयन देखेंगे तो ऑब्जर्व्ड मोल्स, तो आपको ऑब्जर्व्ड मोल मिल रहे हैं बच्चों 5, 4 तो पोटेशियम और 1 फेरोसाइनाइड, टोटल हो गया 5। तो यहाँ पे I की वैल्यू जो है दैट विल बी 5। ऑब्जर्व्ड मोल 5 और थियोरेटिकल मोल 1, ये भी तभी पॉसिबल है जब अल्फा 100% है। क्लियर। अब बच्चों क्या होता है कि मान लो मैं सेकेंड केस ले लूँ, अगर आपके पास लाइक बेंजीन सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट बेंजीन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स डाइमर। ठीक है, फैटी एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड है, ये डाइमर बनाते हैं। अब बच्चों डाइमर मतलब, तो मैंने आपको सिखाया था डाइमर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। लाइक मैंने ले लिया एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड होता है बच्चों CH3COOH। ठीक है, अगेन CH3C डबल बॉन्ड OH। अब होगा क्या, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देखेंगे कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन हुए, तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपने देखा डाइमर हो गया। तो भाई मैं अगर 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करूं तो डाइमर की वजह से वो दोनों तो मिलके एक हो जाते हैं, है ना। CH3COOH होल 2, मैंने 2 बोला तो 1 हो गया। तो बच्चों थियोरेटिकल मोल, तो मैं कहूँगी थियोरेटिकल मतलब अगर मैं 2 मोल्स डिसॉल्व कर रही हूँ तो देखो ये 2 मिलके इसको 1 काउंट करेंगे ना पूरा, ड्यू टू डाइमर इसको आप 1 काउंट करेंगे, वेपर फेज में भी 2 मॉलिक्यूल एक साथ चले जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन क्या हुआ, 2 का 1 हो गया। तो अगर थियोरेटिकल मोल्स 2 है तो ऑब्जर्व्ड मोल्स कितना है 1। तो बच्चों यहाँ अगर मैं देखूँ वेंट ऑफ फैक्टर तो तुम कहोगे ऑब्जर्व्ड 1 थियोरेटिकल 2, तो I हाफ हो गया। तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन I हमेशा 1 से ज़्यादा मिलेगा, और इन केस ऑफ एसोसिएशन I क्या होगा 1/2, 1 से कम मिलेगा। ये सिचुएशन भी तभी पॉसिबल है जब अल्फा 100%। अब आप कहेंगे अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, तो जब डिसोसिएट होता था तो डिसोसिएशन, और जब एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो एसोसिएशन। मतलब मैंने 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए तो 2-2 करके पूरे के पूरे 50 में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे नहीं कि 100 में से 10 जिन्होंने ही डाइमर बनाया बाकी 40 ऐसे है, नहीं, मैं मान के चल रही हूँ 100% है अल्फा। उस सिचुएशन में I विल बी हाफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा क्लास कंप्लीट होता है वेंट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करता है।
आई होप आपका वेंट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अगेन अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन को वेंट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेट करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।